अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। सिंध पुलिस के अफसरान ने छुट्टियों पर जाने का फैसला 10 दिन के लिए मुलतवी कर दिया है और अपोजिशन ने भी इस मामले पर एहतजाज 10 दिन के लिए मौखर कर दिया है। आर्मी चीफ ने बिलावल भुट्टो जरदारी से बात की, फिर आईजी सिंध से भी बात की, तहकीकात का यकीन दिलाया, मामला सुलझता नजर आया। सिंध पुलिस ने आर्मी चीफ का शुक्रिया भी अदा किया, मगर अब वफाकी हुकूमत सुलझते हुए मामले को उलझाती दिखाई दे रही है। सूबाई हुकूमत के साथ साथ सिंध पुलिस, खासतौर पर आईजी सिंध को तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है और ये इल्जाम लगाया जा रहा है कि सिंध पुलिस की छुट्टी की दरख्वास्तों के पीछे पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत है। गुज़िश्ता रोज जब बिलावल भुट्टो जरदारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसके बाद खबर आई कि आर्मी चीफ ने नोटिस ले लिया है, तहकीकात का हुक्म दे दिया है। फिर बिलावल भुट्टो जरदारी खुद पुलिस अफसरान के पास गए तो फिर पुलिस अफसरान की तरफ से बयान सामने आया कि 18 और 19 अक्टूबर की रात को पेश आने वाला वाकया सिंध पुलिस के तमाम एहलकारों में शदीद कर्ब और नाराजगी का बाइस बना, जिसके बाद आईजी सिंध ने छुट्टी पर जाने का फैसला किया। उसके नतीजे में पुलिस के बाकी अफसरान ने फैसला किया कि वो भी एहतजाजन छुट्टी पर चले जाएंगे। ये फैसला तमाम अफसरान ने इनफरादी तौर पर किया क्योंकि महकमे के हर फर्द को शदीद बेइज्जती का एहसास हुआ। तर्जुमान के मुताबिक सिंध पुलिस मामले की हसासियत का एहसास करके वाकये की इंक्वायरी करने का हुक्म देने पर आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की शुक्रगुजार है। आर्मी चीफ ने यकीन दहानी भी कराई है कि तहकीकात गैर जानिबदाराना होंगी ताकि सिंध पुलिस के वकार को बहाल किया जा सके। सिंध पुलिस बिलावल भुट्टो जरदारी और वजीर आला सिंध की भी मशकूर है, जिन्होंने आईजी सिंध के पास आकर पुलिस की क़यादत से इजहार यकजहती किया। सिंध पुलिस के मुताबिक सिंध पुलिस एक डिसिप्लिन फोर्स है जो इदारों में हम आहंगी का यकीन रखती है और इसे अपनी जिम्मेदारियों का इदराक है। आईजी सिंध ने फैसला किया है कि वो अपनी छुट्टी की दरख्वास्त को फिलहाल इल्तवा में रख रहे हैं और उन्होंने मातहत अफसरान को भी हिदायत की है कि वो भी वसीतर कौमी मफाद में अपनी छुट्टी की दरख्वास्तें 10 रोज़ के लिए मौखर कर दें। सिंध पुलिस के मुताबिक आईजी सिंध ने मातहत अफसरान को हिदायत की है कि अफसरान मामले की इंक्वायरी का नतीजा आने तक छुट्टियों की दरख्वास्तों को मौखर कर दें। सिंध पुलिस ने 10 दिन के लिए फैसला मौखर किया। ऑपोजिशन ने भी आज 10 दिन के लिए इस मामले पर एहतजाज मौखर करने का फैसला किया। पीपल्स पार्टी के सीनियर नायब सदर राजा परवेज अशरफ ने आज मीडिया से बात करते हुए कहा कि आर्मी चीफ की यकीन दहानी के बाद हम 10 दिन तक इस बात पर एहतजाज नहीं करेंगे। आज हमने भी ये सोचा है कि हम कोई एहतजाज या किसी किस्म का कोई कॉल इसलिए नहीं देंगे कि 10 दिन जो है वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने बड़ी एक जिम्मेदाराना बयान दिया है और बड़ा बर वक्त उनकी इंटरवेंशन हुई है, उसका इंतज़ार किया जाएगा। इसी तरह नून लीग के रहनुमा और साबिक वजीर आजम शाहिद खान अब्बासी ने कहा कि अगर पुलिस रेंजर्स पर गोली चला देती तो क्या होता। फिर एहसन इकबाल ने कहा कि अगर सुप्रीम कोर्ट नोटिस ले तो इस पर वफाकी हुकूमत बरतरफ हो सकती है। वफाक ने सूबे पे हमला किया, ये बात मामूली नहीं है। अगर वहाँ पर सूबे की पुलिस फोर्स गोली चला देती रेंजर्स पर, कौन जिम्मेदार था? किसने हुक्म दिया रेंजर्स को कि अगवा किया जाए आईजी पुलिस को? ये मामूली बातें नहीं है, ये आइन शिकनी है। इसमें ये बात याद रखें, ये इतनी संगीन आइन शिकनी है कि अगर सुप्रीम कोर्ट इसका सुओ मोटो नोटिस ले तो इस जुर्म के ऊपर वफाकी हुकूमत बरतरफ हो सकती है। अपोजिशन इस मामले पर 10 दिन का इंतजार करेगी। आईजी सिंध समेत पुलिस के आला अफसरान ने आज वजीर आला सिंध से मुलाकात भी की, जिसमें मुराद अली शाह ने तमाम आला अफसरान को यकीन दिलाया है कि वो किसी भी सूरत पुलिस को डिमोरलाइज होने नहीं देंगे। गुज़िश्ता रात की डेवलपमेंट के बाद 2 दिन तक जारी रहने वाला तनाज़ा सुलझता दिखाई दे रहा था, मगर वफाकी वज़रा ने सिंध पुलिस पर तनकीद शुरू कर दी। वफाकी वज़ीर शिबली फराज ने मीडिया से बात करते हुए कहा, बिलावल भुट्टो जरदारी पुलिस से मिलते हैं और फिर वो पुलिस की छुट्टियां मनसूख करा देते हैं, उन्हें दाल में कुछ काला लगता है। बिलावल भुट्टो जाके मिलते हैं पुलिस वालों से और फिर वो उनकी छुट्टियां कैंसिल करवा देते हैं, तो मुझे तो उसमें कोई काफ़ी दाल में काला नजर आता है कि इसमें सिंध हुकूमत का कोई बड़ा ही सिनिस्टर किस्म का कोई रोल है। और मैं यकीन से कह सकता हूँ बिकॉज ये कुछ भी कर सकते हैं, इनसे कुछ भी तवक्को है। इसके अलावा वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने ट्वीट किया कि कोई शुबा ही नहीं है कि सिंध पुलिस के अफसरान बिलावल हाउस के इशारे पर छुट्टी पर गए, वरना जब ओमनी वालों के सामने लाइन लगाकर खड़े होते थे तो भी इस तरह का रद्द अमल होता। इदारों को नीचा दिखाने की कोशिशें और साजिशें नाकाम बनानी होंगी। इसके अलावा वजीर आजम के मामले खुसूसी शहबाज गिल ने ट्वीट किया कि इसी पुलिस के चंद अफसरान की कभी तौहीन नहीं हुई जब वडेरों के कहने पर गरीब हारियों की तजलील करते रहे। इनकी तब तौहीन नहीं हुई जब सुप्रीम कोर्ट ने ओमनी ग्रुप के रिकॉर्ड में रद्दोबदल पर पकड़ दिया और सीसीपीओ कराची के ओहदे से हटा दिया। काश कुछ तौहीन इस पर भी महसूस होती जब ये आकाओं के कहने पर रिकॉर्ड में रद्दोबदल करते पकड़े गए थे। अब वफाकी हुकूमत सिंध पुलिस और खासतौर पर आईजी सिंध को तनकीद का निशाना बना रही है, मगर मुश्ताक मेहर का इंतखाब तो वफाकी हुकूमत ने ही किया था। रवा साल जनवरी में सिंध हुकूमत ने आईजी सिंध के लिए 3 नाम गुलाम कादिर थेबो,
कामरान फजल और मुश्ताक महर के नाम तजवीज़ किए थे। फिर फरवरी में वफाकी काबीना ने मुश्ताक महर की आईजी सिंध की हैसियत से नाम की मंजूरी दे दी और उनका नोटिफिकेशन जारी कर दिया। यही नहीं बल्कि जब सिंध पुलिस ने कैप्टन सफदर के खिलाफ FIR के इंदराज से इनकार किया तो उस वक्त भी जब वफाकी वजीर अली जैदी ने IG को खबरदार किया तो वो वफाक के नुमाइंदे हैं ये कहकर खबरदार किया। IG साहब याद रखें, वफाक के नुमाइंदे हैं आप, वफाक के नुमाइंदे आप भी और चीफ सेक्रेटरी साहब आप भी। ये तमाशा नहीं चलेगा। मैं क्लियरली फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से आपको वार्न कर रहा हूँ। IG साहब आपको भी ये सुबह होने से पहले FIR रजिस्टर होनी चाहिए, वरना मैं कैबिनेट में जाके अगली कैबिनेट मीटिंग को मैं उठाऊंगा आपको OSD बनाने की। फिर जब FIR दर्ज हो गई, कैप्टन सफदर की गिरफ्तारी हो गई तो भी तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने सिंध पुलिस की तारीफें की। मैं सिंध पुलिस को अप्रिशिएट करूंगा जिन्होंने FIR भी काटी और उसके साथ साथ जिन्होंने उनको अरेस्ट भी किया। पुलिस के ऊपर बड़ा प्रेशर था कि इनको छोड़ दिया जाए, FIR ना काटी जाए, कुछ भी हो जाए। पुलिस पे बहुत प्रेशर था सिंध गवर्नमेंट का, लेकिन मैं कहता हूं कि अगर पुलिस ने कल कोई अच्छा काम किया है तो हम सलाम भी पेश करते हैं। और फिर जब पुलिस छुट्टियों पर गई तो पुलिस के ऊपर एक दफ़ा फिर वफाकी हुकूमत की तरफ से तनकीद शुरू कर दी गई है। एक तनाज़ा उठ खड़ा हुआ था, संगीन इल्ज़ामात लगाए जा रहे थे। पहले हुकूमत ने यह बयानिया बनाया कि सिंध हुकूमत ने नून लीग के साथ धोखा किया। फिर जब तफसीलात सामने आई, पुलिस ने एहतजाज किया, आर्मी चीफ ने नोटिस लिया, सिंध पुलिस 10 दिन के लिए दरख्वास्तें मौखर करने को तैयार हो गई। अपोजिशन भी ये कह रही है कि वो 10 दिन तक एहतजाज नहीं करेगी, मगर वफाकी वज़रा अब सुलझते हुए मामले को उलझा रहे हैं, पुलिस पर शदीद तनकीद कर रहे हैं। हमारे साथ वफाकी वजीर शिबली फराज साहब मौजूद हैं। शिबली फराज साहब, बहुत शुक्रिया। पहले जो सिंध पुलिस है उसको बाकायदा तौर पर IG साहब को एक धमकी दी गई, फिर जब FIR हो गई और ये अली जैदी साहब ने दी, फिर FIR हो गई तो बाकायदा तौर पर सिंध पुलिस की बहुत ज़्यादा तारीफ़ की गई। ये खुर्रम शेर जमान साहब ने और हलीम आदिल शेख साहब ने की, आपकी पार्टी के जो MPs हैं। फिर जब छुट्टियों पर गई है सिंध पुलिस एहतजाजन, तो फिर आज सिंध पुलिस के ऊपर बहुत ज़्यादा तनकीद की गई। आपने भी कहा दाल में कुछ काला है, दीगर वज़रा ने बहुत ज़्यादा शदीद तनकीद की है और IG साहब को ज़ाती तौर पर टारगेट किया है। जब आर्मी चीफ ने कॉल कर दी बिलावल भुट्टो जरदारी को, कॉल कर दी IG साहब को 10 दिन के लिए, उन्होंने अपनी छुट्टियाँ मौखर कर दी, 10 दिन के लिए अपोजिशन ने इस मामले पर अपना एहतजाज मौखर कर दिया, तो मामला तो सुलझ रहा था। आप क्यों उलझा रहे हैं? नहीं, हम नहीं उलझाना चाहते शाहजेब। बात यह है कि इसके पूरा अगर आप बैकग्राउंड देखें तो ये जो सारा जो ड्रामा रचाया गया है, ये बुनियादी तौर पे उस वाक़ये को पसे पुश डालना था, उस वाक़ये को के सामने धूल फेंकनी थी जो कि सफदर अवान ने किया था। यानी वो जो एक चीज़ थी, तो बजाय इसके कि जुर्म पे तवज्जो हो, वो जो है तो तमाशबीनों पे जो है तो तवज्जो बढ़ गई। तो इसलिए ये जो पूरी कन्फ्यूजन क्रिएट की ये पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने की। उन्होंने जो उनके जो चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने कुछ बयानात दिए जो सी के समझ किसी को भी नहीं आई, क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसी इधर उधर वो ले जाते रहे कि समझ ही नहीं आया इनमें कि उन्होंने कहा क्या। लेकिन ये कोई नया वाक़या नहीं है शाहजेब। हमने हमेशा देखा है कि जो पीपल्स पार्टी की हुकूमत है सिंध में, उनका हमेशा मसला रहा है IGs के साथ, पुलिस के साथ, बिकॉज वो चाहते हैं कि टोटल कंट्रोल उनका हो और वो पुलिस को जिस तरह से भी मैनिपुलेट करना चाहें तो वो करें। इसलिए हमारे सवालात उठते हैं, क्योंकि जिस तरह से वाक़यात को पेश किया गया, जिस तरह के एक मिस्टीरियस सी सिचुएशन हुई, तो उसमें हमने यही देखना है कि आया फैक्ट्स किधर हैं। तो अभी इन्होंने भी कमेटी बनाई है और आर्मी चीफ ने भी कमेटी बनाई है, तो हम इंतजार करेंगे उस फाइंडिंग्स का मगर पूरे वाक़ये के इर्द-गिर्द घूमती हैं। मगर आप इंतजार नहीं करें ना, आपने तो कहा कि ये कवर अप करने के लिए जो कैप्टन सफदर के साथ हुआ ये सारा का सारा ड्रामा रचाया गया। जब ये इन्फॉर्मेशन आपके पास है तो इन्फॉर्मेशन आर्मी चीफ के पास भी होगी, तो आर्मी चीफ बजाय इसके कि बिलावल भुट्टो जरदारी को और IG पुलिस को कॉल करके यकीन दिलाते हैं कि हम तहकीकात करेंगे, वो ISPR के जरिए एक प्रेस रिलीज इशू कराते हैं कि ये तो सारा का सारा ड्रामा था। जो इन्फॉर्मेशन आपके पास है, रिसोर्सेज ज़्यादा है आर्मी चीफ के, उनके पास तो और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होगी, उन्होंने क्यों नहीं किया ये? नहीं, देखें, बात तो ये है कि हमने तो चूंकि हम सिंध हुकूमत के साथ हम उलझना नहीं चाहते हैं, गो के उन्होंने हर वो चीज़ की है जिसमें कि कंफ्यूजन फैले और ब्लेम जो है कोई भी हो, चाहे वो कोरोना का हो, चाहे वो सैलाबों का हो, वो ब्लेम सेंटर पे डालते हैं। ये उसमें मास्टर हो गए हैं, ये बात एक करते हैं और करते अमलन कुछ करते हैं। तो इसलिए हमारा उनके साथ हमारा कोई ट्रस्ट है नहीं। तो जिस तरह से उन्होंने ये मैनिपुलेट किया पूरे वाक़ये को, और फिर जिस तरह से उन्होंने बिलावल भुट्टो ने जिस तरह उनको उनके साथ मिलके और फिर एक नॉर्मलाइज हो गया, हमें तो खुशी है कि मतलब है कि ये इस किस्म की सिचुएशन नहीं होनी चाहिए। मैं ये जानना चाहूंगा कि यानी कि आप ये कह रहे हैं कि इन्होंने पूरा मैनिपुलेट किया और ये इन्फॉर्मेशन शिबली फराज साहब के पास, फवाद चौधरी के पास, शहबाज गिल के पास, इन सब के पास है,
मुल्क के आर्मी चीफ के पास नहीं है कि ये तो असल में मैनिपुलेशन थी। उन्होंने उसके बावजूद बिलावल भुट्टो ज़रदारी को कॉल की यकीन दिलाया, आईजी पुलिस को कॉल की यकीन दिलाया, तहकीकात कर रहे हैं 10 दिन के लिए, अब एहतजाज भी नहीं होगा, पुलिस ने भी मौखर की। मुल्क के आर्मी चीफ बेखबर है इस बात से। देखें, बात यह है कि पहली बात तो ये है कि ये सारी जो कंफ्यूजन है तो ये तो क्रिएट की चीफ मिनिस्टर मुराद अली शाह ने, जिसकी वजह से कई सवालात उठे। उनकी जो कंट्रडिक्शंस थी उनकी बातों में, उससे हमें ये हमारा ये कयास है। और बाकी तो हम वेट करेंगे। और ये बात कि हमारे पास कोई ऐसी कोई कॉन्क्रीट कोई इंफॉर्मेशन है, हम तो जो एक्सपीरियंस तजुर्बा हमारा कहता है, जिस तरह की चीज़ों को मैनेज किया गया है, उससे यही लगता है कि जिस तरह देखें कि अभी बात क्या हो रही थी, जलसों में क्या बात हो रही थी, उनकी पीछे करप्शंस की बातें हो रही थी, उसकी बातें चल रही थी। ये सडनली जो है तो इन्होंने अपनी एक तकरीर से जो है तो पूरे एक मुल्क में एक भूचाल ले आए हैं, क्योंकि ऐसा कभी हुआ नहीं था पाकिस्तान की सियासी तारीख में। जो उन्होंने जो बयानिया उन्होंने शुरू किया है, वो तो मेरा ख्याल है कि उसने पूरे पाकिस्तान में जो है एक ऐसा तासुर कायम किया है, जिसमें कि ये पहली दफा हुआ है कि आपने एक फुल फ्लेज वो कर दिया है, वॉर खोल दी है एक इदारे पे। और फिर जाहिर है कि इसका मजा तो वो इंडिया ले रहे हैं। वो उनके, आप अगर उनके चैनल्स देखें तो ये सारी, आज आपने खुद देखा होगा कि कराची में तो उन्होंने ये फैला दिया था कि उधर तो सिविल वॉर हो गई है। तो ये तो बेनिफिट किसको करता है? ये कौन लोग हैं जो फैसिलिटेट कर रहे हैं? कौन लोग हैं जो कि ऐसा मवाद दे रहे हैं, ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं जिससे कि ये लगे कि हमारे जो दुश्मन है वो उस पे नाचे गए, जिस तरह इसका जिम्मेदार कौन होगा? क्योंकि वैसे तो भारतीय मीडिया को भारत में इतना सीरियस नहीं लिया जाता जितनी आपकी हुकूमत लेती है। और अगर लेती है तो अगर वो ये कह रहे हैं कि सिविल वॉर की सिचुएशन हो गई है, जो कि झूठ बयानिया है कि जी आमने सामने आ गए हैं, इसका जिम्मेदार कौन है? पुलिस के साथ ये सब कुछ किसने किया? वो जिम्मेदार है या पीपल्स पार्टी जिम्मेदार है? अगर वहां का मीडिया कहता है कि जी आज़ाद कश्मीर के वजीर आजम के ऊपर तो बगावत के मुकदमे हो रहे हैं पाकिस्तान में, इसके जिम्मेदार आज़ाद कश्मीर का वजीर आजम है या वो है जिन्होंने बगावत के मुकदमे किए? नहीं, लेकिन ये तो मेरा ख्याल है शाहजेब, बड़ी अजीब बात है कि इंडिया मीडिया में जो पाकिस्तान के बारे में जो बातें कही जी वो अहम नहीं है। वो बिल्कुल अहम है, क्योंकि वो हमारा एक ऐसा दुश्मन है जो कि हमें सिर्फ नेशनली नहीं इंटरनेशनली भी वो हमें मलाइन करता है, वो हमारे बारे में गलत बातें फैलाता है, जिसकी वजह से हमें पाकिस्तान को बड़ा एक बुरी पब्लिसिटी मिलती है। तो ये कहना मीडिया के उनका इंपॉर्टेंट नहीं है, हम बिल्कुल अहमियत देंगे, बिकॉज वी आर इन द गवर्नमेंट। हमारा ये फर्ज है कि हम हर उस झूठे प्रोपेगेंडे को न्यूट्रलाइज करें और हर उस सोर्स को जो उनको ये मटेरियल प्रोवाइड करती है उसको भी उसके साथ हम शामिल करते हैं कि ये उसके फैसिलिटेटर्स हैं। तो फिर ये जो सोर्स है जिसने ये मटेरियल प्रोवाइड किया कि आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म के खिलाफ बगावत की FIR की, या फिर वो जो सोर्स है जिसने ये मटेरियल प्रोवाइड किया कि इस सूबे के IG के घर का घेरा किया और उसके बाद इल्ज़ाम लग रहा है कि उसे किडनैप किया, उसके खिलाफ वज़ीर आज़म क्या कर रहे हैं? उनके मातहत भी एक इदारा है IB, जिससे वो रिपोर्ट लेते हैं उस्मान बुज़दार साहब के हवाले से, वो एब्सेंट है। या तो आर्मी चीफ तहकीकात करें या सिंध पुलिस तहकीकात करें, वो करें ना उस सोर्स के खिलाफ कार्रवाई कि किसने ये किया, जिस वजह से भारतीय मीडिया को मौका मिला है सब करने का। देखें, पहली बात तो ये है कि अगर हम ये करेंगे तो सिंध के साथ जो हमारा एक्सपीरियंस रहा है, तो हम इसको एक ऐसी सिचुएशन में नहीं डालना चाहते अपने आप को कि उनका मलबा हम अपने सर उठा लें। ये तो उन्हीं के क्रिएटेड, उन्हीं के मैनिपुलेटेड, उन्हीं के मैन्युफैक्चर्ड वो हैं सीन्स हैं, जिसमें कि हम अपना नहीं होने चाहिए। उनका काम है, हमें पता है कि जिस तरह मैंने कहा भी कि उनकी जो पुलिस है उसको उन्होंने हमेशा पोलिटिसाइज किया है, जिस तरह के उन्होंने अपनी जितनी भी जो उनकी क्रिमिनल एक्टिविटीज हैं वो उसको पैटर्नाइज करने के लिए उन्होंने अपने बंदे रखे हुए हैं। ये आपको मुझसे ज्यादा पता है बिकॉज़ आप उस शहर में रहते हैं। ठीक है बिस्मिल साहब, जब भी हुआ कि ये सिंध पुलिस और यहाँ की जो जमहूरी हुकूमत है उसमें इख्तिलाफ हुआ, तो तहरीक इंसाफ हमेशा पुलिस के साथ खड़ी हुई। जब AD ख्वाजा के साथ सिंध गवर्नमेंट का इख्तिलाफ हुआ तो AD ख्वाजा के साथ खड़े हुए इमरान खान। जब कलीम इमाम के साथ इख्तिलाफ हुआ तो कलीम इमाम के साथ खड़ी हुई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत। मगर जब इख्तिलाफ सिंध हुकूमत का नहीं हुआ है और सिंध पुलिस कह रही है कि उनके साथ ज्यादती हुई है, तो आप सिंध पुलिस के साथ नहीं खड़े हैं? जब जमहूरी हुकूमत के खिलाफ सिंध पुलिस खड़ी होती है तो आप साथ खड़े हो जाते हैं? नहीं, हम बिल्कुल इंसाफ के साथ खड़े हैं। हमारा कोई पर्सनल वो नहीं है। आपको पता है कि हमारी हुकूमत 2 साल हुई आई है, हमने कोई नहीं लोग पाले हुए जिस तरह के आसिफ अली जरदारी राव को कहते थे कि ये तो मेरा बच्चा है। हमने ये हमारे उस लिहाज से ना कोई फेवरेट है, ना कोई PTI वाले बंदे हैं जिनके पुलिस IGs हमने लगाए हों। हम तो एक न्यूट्रल से वो हैं, गवर्नमेंट है जो कि जिसके के कोई फेवरेट्स नहीं है। हम हमेशा इंसाफ के साथ रहे हैं और हम उसी की बेसिस पे हम अपने डिसीजंस लेंगे।
मगर हुकूमत में आने के बाद आपका आईजीएस के लिए क्या रवैया है? पंजाब के किसी आईजी के साथ आप खड़े नहीं होते, बार बार बदल देते हैं। पंजाब का सीसीपीओ पंजाब के आईजी के खिलाफ बात करे, पंजाब की पुलिस अपने आईजी के साथ खड़ी हो, मगर आप सीसीपीओ के साथ खड़े होते हैं, आईजी बदल देते हैं। यहाँ पर आईजी और पुलिस खड़े हुए हैं अपने साथ ज्यादती के खिलाफ, आप आईजी के खिलाफ खड़े हो गए। ये हुकूमत में आके आप तो आजाद और इंडिपेंडेंट पुलिस की बात करते थे। ये तो आप कह रहे हैं ना कि हम उसके खिलाफ। आप मुझे बताएं कि पंजाब में ऐसी सूरत हाल पैदा हुई है जिसमें कि सबने जो है तो वो कर दिया, वो छुट्टी पे चले जाएं। ऐसा तो हुआ था वो उसके मुस्तफा खर के जमाने में, पीपल्स पार्टी के जमाने में। तो लगता तो ये कि जहां पे भी होते हैं तो ये पुलिस से हड़ताल करवा लेते हैं। सीसीपीओ के केस में एहतजाज जरूर किया था पुलिस अफसरान ने, मगर अगर यहाँ पर पुलिस ने किया है तो आप तो इंडिपेंडेंट पुलिस चाहते हैं, आप पुलिस के साथ क्यों नहीं खड़े कि जी और 10 दिन का इंतजार क्यों नहीं करते? आर्मी चीफ ने भी कहा है, आप आईजी पर क्यों इल्जाम लगा रहे हैं? नहीं, हम किसी पे इल्जाम नहीं लगा रहे। हम ये कह रहे हैं कि नंबर 1, क्योंकि देखें आपकी क्या होती है, अब अगर शाहजेब खानजादा का प्रोग्राम है, उसकी क्रेडिबिलिटी है, जिसमें मतलब है आपकी जो आप बात करते हैं, जिस तरह क्वेश्चन करते हैं, वो कि कई दफा मैं आपसे एग्री नहीं भी करता हूं क्योंकि डिफरेंट वजूहात हैं, आपको पता है। लेकिन असल चीज क्या है, अगर आप एज अ शाहजेब खानजादा अपनी क्रेडिबिलिटी खो बैठे तो फिर आपकी सच बात भी हम यकीन नहीं करेंगे। यही है कि पीपल्स पार्टी का एतमाद का जो उनका जो मैनिपुलेशन का जो एक तरीकाकार है, उससे हम इतने वो हैं कि अगर वो कुछ भी कहें तो हमें उनको, बिकॉज उन्होंने साबित किया है, ये कोरोना जैसे मर्ज में भी उन्होंने साबित किया है, अंदर आके हमसे कुछ बात करते थे, बाहर जाके तो सियासत करते थे। क्या ऐसा है कि जब ये सारा का सारा वाकया हो गया और ज़ाहिर इख्तलाफात बहुत ज़्यादा पीक पर चले गए थे इदारों के साथ अपोजिशन के, मगर फिर इस सारे वाकये के बाद आर्मी चीफ ने बिलावल भुट्टो ज़रदारी से बात की और अपोजिशन ने अपना एहतजाज 10 दिन के लिए मौखर किया, तो असल में वफाकी हुकूमत को मसला ये है कि ये ताल्लुकात कहीं बेहतर ना हो जाएं इस्टेब्लिशमेंट के, या फिर कोई इस्तवार ना हो जाएं, और आप चाहते हैं कि ये ख़राब रहें। और जो बयानियाँ आप बना रहे हैं हुकूमत और अपोजिशन के खिलाफ, वो अपनी जगह पर बरकरार है, यह गुस्सा है, इसलिए आप लोग ये बयान दे रहे हैं, 10 दिन का इंतजार नहीं कर रहे हैं। देखिए शाहजेब, बिल्कुल इसके 180 डिग्री ऑपोजिट बात है जो कि आप कर रहे हैं। हमें क्यों होगा? ये तो उन्होंने खुद अपने ऊपर खुदकुश धमाका किया है, हमने तो नहीं किया। ये जो है तो जो भी इन्होंने चलाया है ये सिलसिला, ये तो उसी बयानिए से हटने के लिए, ये तो नवाज शरीफ का बयानिया है ना, पीपल्स पार्टी का तो शायद ये नहीं है। वो शायद अपने साथ में अपनी फेंसेस मेंट कर रहे हो, लेकिन ये तो नवाज शरीफ का बयानिया है। यही तो मैं कहता हूं कि दे आर ये ग्रुप है कंट्राडिक्टरी फोर्सेस का, जिनका कि आपस में किसी चीज पे इत्तेफाक नहीं है। आखिर में सिर्फ ये बता दीजिए कि अगर सिंध हुकूमत जो तहकीकात कर रही है और फिर आर्मी चीफ की तरफ से जो तहकीकात हो रही है, उसमें अगर तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं का नाम निकल आता है, वफाकी वजीर का नाम निकल आता है कि उन्होंने इदारे के कुछ लोगों के साथ मिलकर ये सारा का सारा काम किया, तो फिर वफाकी हुकूमत क्या करेगी? बिल्कुल नहीं, उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। हम तो भाई, हमारा तो पॉइंट ऑफ व्यू यही है कि इंसाफ होना चाहिए, और जो लोग जिन्होंने जो भी जुर्म किए हैं, चाहे वो लंदन भागे हुए वाले हैं या ये इधर हैं, और चाहे वो पीटीआई के हों या किधर के भी हों, हम उनको ट्रीट किया जाए एज पर लॉ। ये आम नुक्ता, ये आम बात है। बहुत शुक्रिया। शिबली फराज साहब हमारे साथ मौजूद थे। पीपल्स पार्टी के लिए भी कुछ सवाल शिबली फराज साहब ने उठाए, पीपल्स पार्टी से पूछेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ मुशीर वजीर आला सिंध मुर्ज़ाबाब साहब मौजूद है। मुर्ज़ाबाब साहब बहुत शुक्रिया। मुर्ज़ाबाब साहब, आर्मी चीफ ने कह दिया 10 दिन के लिए, आप भी कह रहे हैं कि तहकीकात होंगी, और अपोजिशन ने कह दिया कि 10 दिन तक इस मामले पर हम प्रोटेस्ट भी नहीं करेंगे। सिंध पुलिस ने भी कह दिया कि वो अपनी छुट्टियां 10 दिन के लिए मौखर कर रहे हैं। तो अब उन्हीं तहकीकात को देखा जाएगा, या आप अभी भी, आपकी टीम भी अपनी तहकीकात करेगी और देखेगी कि मामला असल में हुआ क्या था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शादिब साहब, सिंध हुकूमत ने जो मिनिस्टेरियल कमेटी बनाई है इन तमाम चीज़ों को देखने के लिए, उसको कॉन्स्टिट्यूट अभी भी किया जा रहा है। गालिबन रात तक उसका नोटिफिकेशन इशू कर दिया जाएगा, और वो टर्म्स ऑफ रेफरेंस उसके अंदर दिए गए हैं कि उन तमाम चीज़ों को देखेगी जिसके बारे में पिछले 48-56 घंटे में बात की जा रही है। अब आपकी कमेटी भी बनेगी, तो जो आर्मी चीफ की तरफ से जो भी तहकीकात का नतीजा आता है और जो भी एक्शन होता है, उसके बाद आप इंतजार करेंगे कि आपकी रिपोर्ट क्या कहती है, या फिर तस्लीम कर लेंगे जो भी आर्मी चीफ कहेंगे? ये मामला कहाँ जाएगा फिर? देखिए, हमारी फैक्ट फाइंडिंग जो कमेटी का बेसिक पर्पस है वो बहुत ही वाइड रेंजिंग है। हमारा सिर्फ एस्पेक्ट ये नहीं है क्या प्रेशर इस्तेमाल हुआ नहीं हुआ, हमारा तो एस्पेक्ट ये भी है कि किस तरीके से पुलिस को प्रेशराइज करने का प्रोसेस
उस दिन स्टार्ट हुआ, उस वक्त स्टार्ट हुआ जब थाने पर आके लोगों ने बात करनी शुरू की, प्रेशराइज करना शुरू किया, धमकी देनी शुरू की, जिसके अंदर मेंबरान सूबाई असेंबली भी थे, मेंबरान एक कौमी असेंबली भी थे, एक वफाकी वजीर भी थे। इन तमाम एस्पेक्ट्स को मद्देनजर रखा जाएगा, बिकॉज हम समझते हैं कि पुलिस एक इंडिपेंडेंट खुद मुख्तार इदारा है, ना हुकूमत को ना अपोजिशन को किसी को इख्तियार है उसके मामलात में मुदाखलत करने का। तो वो जो टोन थी पीटीआई के अरकान की, जो धमकी आमेज रवैया था कि हम चीफ सेक्रेटरी को, आईजी को देख लेंगे, इन तमाम एस्पेक्ट्स को भी देखने की जरूरत है। उसके बाद जिस तरीके से अरेस्ट की कार्रवाई हुई, कि जिस तरीके से किसी की प्राइवेसी को, उसकी डिग्निटी को वायलेट किया गया, इस एस्पेक्ट को भी देखने की जरूरत है। तो हमारी जो ये फैक्ट फाइंडिंग कमेटी होगी, इसका स्कोप थोड़ा सा वाइड है, तो मैं समझता हूँ दोनों चीजों को साइमल्टेनियसली चलाया जा सकता है। मतलब अभी तक हुकूमत कह रही है कि उन्हें दाल में कुछ काला दिखता है, उन्हें लगता है कि ये काम पुलिस से हुकूमत सिंध ने कराया। अब दो मामलात हैं जिसमें नजर आ रहा है कि सिंध हुकूमत उस वक्त थी कहाँ। फॉर एग्जाम्पल, जब कहा गया आईजी साहब को कि जी आपने एफआईआर करनी है, और फिर जो उनके घर का घेराव से लेकर उन्हें मजबूर करना और फिर गिरफ्तारी के लिए कैप्टन सफदर को भेजना, इस सारे के सारे पीरियड में जब आईजी सिंध के साथ ये हो रहा था, क्या उनका राब्ता चीफ मिनिस्टर से या सिंध हुकूमत में क्या किसी से नहीं हुआ? फिर दूसरा, चीफ मिनिस्टर साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, उसके बाद से लेकर बिलावल भुट्टो जरदारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दरमियान सिंध के इतने सारे अफसरान छुट्टी पर चले गए, क्या कुछ नहीं पता था? बिल्कुल चीफ मिनिस्टर साहब का कोई राब्ता नहीं हुआ, क्योंकि इल्जाम लग रहा है उनके कहने पर यह हुआ है। देखिए, ये आपने बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल पूछा। देखिए, चीफ मिनिस्टर साहब जो हैं वो ये फैसला नहीं करते किस चीज़ के ऊपर एफआईआर कटेगी, किस चीज़ के ऊपर एफआईआर नहीं कटेगी। वो ये फैसला नहीं करते किसको अरेस्ट किया जाए, किसको अरेस्ट नहीं किया जाएगा। ये तो पुलिस का काम है। तो जो लोग ये बार बार, और स्पेशली मैं देखता हूँ पीटीआई के कुछ लोग आके जो बात करते हैं कि जी ये पुलिस एक्ट 2019 के बाद जो है वो सिंध पुलिस मातहत है सिंध हुकूमत के, ये और तमाम चीज़ों को वज़ीर आला सिंध खुद मॉनिटर करते हैं। मैं समझता हूँ ये नोशन, ये कॉन्सेप्ट ही गलत है। पुलिस एक इंडिपेंडेंट खुद मुख्तार अंदाज से काम करती है, कानून के ताबे रहते हुए काम करती है। वजीर आला सिंध का या हुकूमत का उसके मैनेजमेंट कंट्रोल से, डे टू डे अफेयर से कोई लेना देना। मगर मुर्तज़ा साहब, ज़ाहिर प्रैक्टिकली और आम केसेस में तो ये समझ में आ रहा है, मगर हर एफआईआर को आईजी भी तो नहीं देखता ना। हर एफआईआर के लिए आईजी के दफ्तर का घेराव भी नहीं किया जाता, हर एफआईआर के लिए आईजी को ले जाया भी नहीं जाता। तो ये अनप्रेसिडेंटेड काम हुआ था, तो उस अनप्रेसिडेंटेड काम में आईजी साहब ने क्या चीफ मिनिस्टर को बताया नहीं, किसी को नहीं बताया? इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ शादेब, दिस इज ऑल द मोर रीजन दैट देयर हैज टू बी अ फैक्ट फाइंडिंग इंक्वायरी, कि जो इल्जामात लग रहे हैं वो कहाँ से क्या हुआ, किसने प्रेशराइज किया, किसने नहीं किया। दूसरी जो आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की थी, मैं अपने गवर्नमेंट के बिहाफ पे बात करना चाहूंगा कि जी जो लिंक कर रहे हैं कि शायद सिंध गवर्नमेंट ने ये चीज कराई है। शादेब, 18 अक्टूबर 2020 का दिन मैं समझता हूँ एक तारीखी दिन था कि एक बहुत ही कामयाब जलसा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मेजबानी में कराची शहर में मुनक्किद हुआ। उस कराची शहर में जहां से पीटीआई को 14 मेंबरान कौमी असेंबली और एमकेएम को 4 मेंबरान कौमी असेंबली मिले थे। तो जो शहर जिसके अंदर सबसे बड़ा मैंडेट मौजूदा वफाकी हुकूमत का है, उस शहर की आवाम ने रेफरेंडम कर दिया कि हम मौजूदा हुकूमत की अवाम दुश्मन पॉलिसी से अग्री नहीं करते। अब आप मुझे बताइए, हम तो एक सक्सेस के ऊपर थे, हमारी तो एक कामयाबी थी। आप मुझे बताइए कि 18 अक्टूबर के बाद जो 19 अक्टूबर या 20 अक्टूबर या आज 21 अक्टूबर को जो बातचीत हो रही है, वो जलसे की कामयाबी के ऊपर नहीं हो रही है, वो उन अवामी इशूज के ऊपर बात नहीं हो रही है, वो अवामी रेफरेंडम के ऊपर बात नहीं हो रही है, वो सारी बात तो इस इशू के ऊपर हो रही है। तो मैं समझता हूँ इस इशू से अगर किसी ने गेन किया है, किसी ने अचीव किया है, वो तो पीटीआई की वफाकी हुकूमत में है। मगर मेरे सवाल में जो वफाकी हुकूमत का इल्जाम है, मैं उस पर सवाल नहीं कर रहा आपसे। मैं सिर्फ ये सवाल कर रहा हूँ कि क्या आईजी ने चीफ मिनिस्टर से राब्ता किया था जब उनके साथ सब कुछ ये हो रहा था, और क्या चीफ मिनिस्टर फैसला नहीं कर पाए कि उन्होंने आईजी को क्या कहना है? ये कहना है कि एफआईआर मत करो, या ये कहना है कि एफआईआर करो, या ये कहना है कि स्टैंड ले लो, हम तुम्हारे साथ खड़े हैं? क्या उस वक्त चीफ मिनिस्टर का रवैया था? क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी चीफ मिनिस्टर ने जिक्र नहीं किया आईजी का, वो स्टैंड लेते नजर नहीं आए, सवालात का जवाब देते नजर नहीं आए। तो उस वक्त क्या चीफ मिनिस्टर ने फैसला या लीडरशिप नहीं दिखाई है जिसकी वजह से जो आईजी के साथ हो रहा था? नहीं, नॉट एट ऑल। देखिए शादी, मैंने आपको फिर गुजारिश की कि ये मामलात वज़ीर आला सिंध के डोमेन में नहीं आते, ये मामलात आईजी सिंध के डोमेन में नहीं आते। आपको वो प्रेस कॉन्फ्रेंस या वो मीडिया टॉक पता है अली जैदी साहब की, जिसमें वो धमकी आमेज रवैया आईजी की तरफ कर रहे थे। हलीम आदिल शेख साहब ने थाने में खड़े होकर कहा है
कि हम चीफ सेक्रेटरी को और इंस्पेक्टर जनरल पुलिस को देख लेंगे। तो प्रेशर कहां से किया गया, कौन प्रेशराइज कर रहा था, ये तो तमाम चीजें मीडिया ने, सोशल मीडिया ने दिखाई हैं। मैं तो गुजारिश ये कर रहा हूं कि पीटीआई का वफाकी हुकूमत का नेक्सस इस पूरे एपिसोड से बहुत ही क्लियर है, लेकिन मैं कोई डेफिनेटिव पॉइंट ऑफ व्यू इसलिए नहीं एक्सप्रेस करना चाहता कि मैं उस फैक्ट फाइंडिंग कमेटी का मेंबर हूं, मैं खुद उसमें हिस्सा लूंगा। तो मैं एक ओपन माइंड के साथ अपना ओपिनियन एक्सप्रेस करना चाहूंगा बेस्ड ऑन द फैक्ट्स व्हिच आर नरेटेड टू मी। और आज आप उस फैक्ट फाइंडिंग के मेंबर हैं और आप कह रहे हैं कि आप चाहेंगे कि उसको देखते हुए बाकायदा तौर पर कोई ओपिनियन ना दें, मगर सिर्फ इतना बता दें कि आज फिर जब चीफ मिनिस्टर की मुलाकात हुई है पुलिस अफसरान से तो अच्छे माहौल में हुई है, या उन्होंने शिकायत की कि जी आपको हमारे लिए स्टैंड लेना चाहिए था, आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे लिए बात करनी चाहिए थी, उनका मोराल कैसा है अब? शादिब, बहुत अच्छे माहौल में बातचीत हुई। देखिए, कल रात को वज़ीर आला सिंध चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने तमाम पुलिस हुक्काम से मुलाकात की। वो आईजी सिंध के घर तशरीफ लेकर गए और उनको बताया कि सिंध हुकूमत, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस वक्त सिंध पुलिस के साथ खड़ी हुई है। और उसी वक्त फैसला ये किया गया कि नेक्स्ट मॉर्निंग यानी कि आज सुबह 11 बजे एक पुलिस अफसरान के साथ फॉर्मल मीटिंग की जाएगी, जिसके अंदर इसी चीज़ को रीइटरेट किया जाएगा। आज मीटिंग हुई, अच्छे माहौल में मीटिंग हुई। सिंध हुकूमत और सिंध पुलिस जो है, सिंध पुलिस सिंध हुकूमत का हिस्सा है। अगर कोई शख्स सिंध पुलिस को डिमोरलाइज कर रहा है, उसका रिपरकशन सिंध गवर्नमेंट के ऊपर आएगा, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना हमारी जिम्मेदारी है। तो पुलिस हमारा असासा है और इस मुश्किल वक्त में हम पुलिस के साथ खड़े हैं और इंशाल्लाह ट्रांसपेरेंट फेयर अंदाज से इस मामले को रिजॉल्व किया जाएगा। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मुर्ज़ावाब साहब मौजूद थे। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं और आम पर भी बात करेंगे। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की वतन वापसी के लिए वफाकी हुकूमत ने बरतानवी वज़ारत दाखिला को बाकायदा खत लिख दिया है। खत में मुतालबा किया गया है कि नवाज शरीफ को बरतानिया से डिपोर्ट किया जाए ताकि वो पाकिस्तान में करप्शन केसेस में अपनी सजा पूरी कर सकें। बरतानवी अखबार फाइनेंशियल टाइम्स की खबर के मुताबिक नवाज शरीफ की वापसी से मुताल्लिक खत 5 अक्टूबर को मुशीर बराए एहतसाब शहजाद अकबर की जानिब से बरतानवी सेक्रेटरी दाखिला को लिखा गया है, जिसमें कहा गया है कि बरतानवी सेक्रेटरी दाखिला प्रीति पटेल साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ को बरतानिया से डिपोर्ट करने की पाबंद है। इसलिए उनसे मुतालबा किया जाता है कि वह नवाज शरीफ को डिपोर्ट करने के लिए अपने वसी इख्तियारात का इस्तेमाल करें ताकि नवाज शरीफ पाकिस्तान में करप्शन के मुकदमात में जेल की सजा पूरी कर सकें। खत में बरतानवी इमिग्रेशन कवानीन का हवाला भी दिया गया है, जिसके मुताबिक 4 साल या उससे ज्यादा सजा पाने वाले मुजरिमान को बरतानिया में नहीं रहने देना चाहिए। खत में शहजाद अकबर ने उम्मीद जाहिर की है कि बरतानवी सेक्रेटरी दाखिला करप्शन करने वालों को कैफरे किरदार तक पहुंचाने की कोशिश में उनके साथ ताउन करेंगी, क्योंकि नवाज शरीफ भी पाकिस्तानी रियासत को लूटने के जिम्मेदार हैं। खत में नवाज शरीफ के खिलाफ करप्शन मुकदमात और अदालती वारंट का भी हवाला दिया गया है। फाइनेंशियल टाइम्स की खबर के मुताबिक एक पाकिस्तानी ओहदेदार ने बताया है कि बरतानिया ने पाकिस्तानी हुकूमत के खत का अब तक कोई जवाब नहीं दिया है, मगर दूसरी जानिब आज वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने कहा है कि नवाज शरीफ को 15 जनवरी से पहले वापस लाया जाएगा, जबकि मुशीर एहतसाब शहजाद अकबर का कहना है कि कोशिश है कि नवाज शरीफ को फवाद चौधरी की दी गई तारीख से पहले ही पाकिस्तान वापस लाया जाए। को लाने के लिए हमने बरतानवी हुकूमत को ये कहा है कि आप इनको डिपोर्ट करें, बिकॉज आपके जो लॉ हैं उसके मुताबिक वो वहाँ नहीं रह सकते क्योंकि वो विज़िट वीज़ा के ऊपर है। और बरतानिया के अपने इमिग्रेशन कानून के मुताबिक जिस शख्स को 4 साल से ज़ायद सज़ा हुई हो उसको डिपोर्ट कर दिया जाता है। और इस वक्त जो उनकी गवर्नमेंट भी है उसकी ये क्लियर पॉलिटिकल एक लाइन है कि वो इस किस्म के किसी भी लोगों को रहने नहीं देते। कब तक नवाज शरीफ साहब आ सकते हैं? देखिए, मुझे भी थोड़ी देर पहले पता चला था, मेरे भाई फवाद चौधरी ने तो कुछ तारीख भी दे दी है। मेरी तो कोशिश होगी उससे पहले आ जाएं, यानी 15 जनवरी से भी पहले आ जाएं। अब ये देखिए, ये बरतानवी हुकूमत के ऊपर है। अभी कुछ दिनों में एक वहाँ से डिपोटीज़ की फ़्लाइट भी आ रही है। हमारा तो ये होगा कि जी आप खर्चा बचाएं, उसी जहाज़ में एक बंदा डाल दें। इसके अलावा नवाज शरीफ की तलबी का इश्तिहार इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी लगाया गया है। जंग अखबार में शाया होने वाले इश्तिहार की कॉपी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के पार्किंग गेट, वीआईपी गेट और एंट्री गेट पर लगा दी गई है। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं, एक और अहम खबर पर बात करेंगे। पाकिस्तान ने रवा माली साल के शुरू के 3 माह में करंट अकाउंट सरप्लस देखा है। $792 मिलियन का करंट अकाउंट सरप्लस देखा है। रेमिटेंसेस में 31% का इजाफा देखा गया है। एक्सपोर्ट्स में 10% की कमी आई है, मगर वजीर आजम का कहना है कि मईशत अब दुरुस्त सिमत में जा रही है। बाहिर मईशत मोहम्मद सोहेल हमारे साथ मौजूद। मोहम्मद सोहेल साहब, बहुत शुक्रिया। करंट अकाउंट सरप्लस पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर, मगर आपको लगता है कि मईशत भी दुरुस्त सिमत में जा रही है?
शादिब भाई, ये बहुत कम होता है कि पाकिस्तान में करंट अकाउंट सरप्लस देखा जाए, बट इस दफ़ा जो करंट अकाउंट सरप्लस देखा गया है वो एक यूनिक सिचुएशन की वजह से हुआ है। जिस तरह आपको मालूम है कि जो रेमिटेंसेस हैं पिछले 3 माह में, वो तवक्कुआत के बरक्स बहुत ज़्यादा आई हैं। उसमें बहुत सारी थ्योरीज पेश की जा रही हैं। एक थ्योरी ये भी है कि चूंकि इंटरनेशनल फ्लाइट्स कम हो गई है, लोगों का आना जाना कम है, मनी चेंजर का आना जाना कम है, तो एक एबनॉर्मल इंक्रीज देखा गया है रेमिटेंसेस में। तो मेन रीज़न जो है वो रेमिटेंस इंक्रीज का है, और एक रीज़न कुछ ये भी है कि चूँकि ग्लोबल कमोडिटी प्राइसेस गिर गई थी जिसकी वजह से इंपोर्ट कम हुई है। बज़ाहिर ये लगता नहीं है कि ये बहुत अरसे सस्टेनेबल रहे। दूसरी जानिब करंट अकाउंट सरप्लस तो पाकिस्तान में हो गया है, मगर पाकिस्तान का मसला जो हमेशा से रहा है, जो आज भी मौजूद है, वो है एक्सटर्नल अकाउंट जो है वो मजबूत नहीं है। आज भी जो हमारा रिजर्व है, जो पिछले 3 हफ्ते में करंट अकाउंट सरप्लस के बावजूद $1 बिलियन गिर गया है, और कोई वो $12 बिलियन के करीब है, जिसमें से 5-6 बिलियन जो है वो स्वैप्स के जरिए बोरोइंग की हुई है। तो कुछ इकोनॉमी में, कुछ एक्सटर्नल अकाउंट में बेहतरी ज़रूर है। ओवरऑल इकोनॉमी में ग्रेजुअल रिकवरी बिल्कुल देखी जा रही है, मगर ये रिकवरी जिस तरह मैंने आपको बताया, जो एक्सटर्नल अकाउंट का जो फंडामेंटल इशू है जो बरकरार है, उसकी वजह से ये रिकवरी फ्रेजाइल भी होगी और अनइवन भी होगी। अच्छा, मगर रुपए की कदर में भी मुसलसल बेहतरी आ रही है, इस कदर में इस्तेहकाम देखा जाएगा, या ये भी आप समझते हैं कि आर्जी है? एक अनसर्टेनिटी है IMF के लोन के सिलसिले में, चूंकि पहले ये बात हो रही थी कि शायद अक्टूबर से ये लोन रिज्यूम हो जाए, बट अब खबरें हैं कि शायद ये थोड़ा डिले है। तो IMF का लोन एक बहुत बड़ा फैक्टर होगा पाकिस्तान की इकोनॉमी का सिमत के लिए, चाहे वो करेंसी है, इंटरेस्ट रेट है। तो अगर ये IMF का लोन पाकिस्तान का शुरू हो जाता है या रिज्यूम हो जाता है, अज्यूम कर लें जनवरी से, तो IMF की कंडीशन होगी कि आप अपने नेट फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को बढ़ाएं। वो नहीं एक्सपेक्ट कर सकता कि रिजर्व को गिराया जाए जिस तरह पिछले 3 हफ्ते में हुआ। तो अगर रिजर्व पोजीशन को स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी, तो मुझे लगता है कि शायद ये रुपी जो स्ट्रॉन्ग हो रहा है वो टेम्पररी हो और इवेंचुअली एक पुराने लेवल की तरफ जाए। बट ये डिपेंड सारा करता है कि पाकिस्तान का IMF के साथ कब एग्रीमेंट होता है और किन टर्म्स एंड कंडीशंस पे होता है, क्योंकि ये एक नई दुनिया है। क्योंकि IMF का प्रोग्राम तो वैसे स्टैंडर्ड होता है, मगर हो सकता है कि वायरस की वजह से जो रिलैक्सेशन पहले पाकिस्तान जैसी इकोनॉमी हुकूमत को नहीं मिलती थी, जो इस दफ़ा मिल जाए। तो ये करेंसी और इंटरेस्ट रेट में मेरे ख्याल में बहुत बड़ा फैक्टर है कि पाकिस्तान हुकूमत का IMF से नया एग्रीमेंट किन टर्म्स एंड कंडीशन पे तय होता है। बहुत शुक्रिया। आज के प्रोग्राम में इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।